बहू, कल जमीन के कागज लेकर तहसील चलना है। तुम्हारे देवर के कारोबार के लिए खेत बेच रहे हैं। सास की बात सुनकर अनामिका कुछ पल चुप रही। फिर उसने धीमे से कहा, माँ जी, जमीन बेचने से पहले एक बार ये कागज भी देख लीजिए, क्योंकि इस खेत में सिर्फ बाबूजी का नहीं, मेरा भी हिस्सा है। उसकी बात सुनते ही पूरा परिवार सन्न रह गया। आखिर अनामिका के पास ऐसा कौन सा कागज था जिसने जमीन बेचने का पूरा फैसला पलट दिया। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहू, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कल सुबह जमीन के कागज लेकर तहसील चलना है। सास शारदा देवी ने जैसे ही कहा, बहू अनामिका ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसने पूछा, कौन सी जमीन माँ जी? शारदा देवी ने कहा, गांव वाली जमीन। तुम्हारे ससुर जी के नाम पर जो 8 बीघा खेत है, उसे बेचने का फैसला हुआ है। शहर में तुम्हारे देवर को नया कारोबार शुरू करना है और इतने पैसे की जरूरत है। अनामिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लेकिन बाबूजी ने तो हमेशा कहा था कि वह जमीन कभी नहीं बेचेंगे। उसी खेत से तो हमारे परिवार का घर चलता रहा है। तभी उसका पति रोहित बोला, अनामिका, तुम्हें इन बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। पिताजी नहीं रहे, आप घर के बड़े हम हैं। जमीन बेचकर अगर मेरे छोटे भाई का भविष्य बन सकता है तो इसमें गलत क्या है? अनामिका ने शांत स्वर में कहा, गलत कुछ नहीं है, लेकिन अगर जमीन बेचने से किसी एक का भविष्य बनता है तो बाकी परिवार का भविष्य किसके भरोसे रहेगा? रोहित नाराज होकर बोला, तुम हमेशा बीच में बोलती हो। आखिर तुम्हारा इस जमीन से क्या लेना देना है? अनामिका चुप हो गई। उसे पता था कि इस घर में बहू की बात को कभी महत्व नहीं दिया जाता। शादी को 6 साल हो चुके थे। वह घर की हर जिम्मेदारी निभाती थी। ससुर जी की बीमारी में रात रात भर उनके पास बैठी थी। खेत का हिसाब किताब भी वही लिखती थी, क्योंकि बाबूजी पढ़े लिखे नहीं थे। कौन सी फसल कब बोनी है, किस व्यापारी को कितना माल देना है, किस मजदूर को कितना पैसा देना है, सब अनामिका ही संभालती थी। ससुर जी हमेशा कहते थे, बहू, तू घर में आई नहीं, मेरे लिए बेटी बनकर आई है। लेकिन उनके जाने के बाद जैसे ही जमीन की बात आई, वही लोग अनामिका को बाहर ही समझने लगे। अगले दिन पूरा परिवार तहसील जाने की तैयारी करने लगा। अनामिका ने अचानक कहा, मैं भी चलूंगी। शारदा देवी ने ताना मारते हुए कहा, तुम वहां जाकर क्या करोगी? अनामिका ने कहा, बस कुछ जरूरी कागज देखने हैं। वही धंस पड़ा, तुम्हें लगता है हमें जमीन के कागज समझ नहीं आते? अनामिका ने कोई जवाब नहीं दिया। तहसील पहुंचकर जब जमीन बेचने के कागज तैयार होने लगे तो अनामिका ने अधिकारी से कहा, 1 मिनट रुकिए। उसने अपने बैग से एक पुरानी फाइल निकाली। रोहित ने गुस्से में पूछा, अब क्या है? अनामिका ने फाइल खोलकर एक दस्तावेज सामने रखा और कहा, यह जमीन सिर्फ बाबूजी के नाम नहीं थी। सब चौंक गए। रोहित ने कागज छीनकर देखा। उसमें लिखा था कि लगभग 10 साल पहले जब खेत पर बैंक का कर्ज चढ़ गया था और जमीन नीलाम होने की नौबत आ गई थी, तब अनामिका ने अपने मायके से मिले पैसे और अपनी बचत से वह कर्ज चुकाया था। ससुर जी ने उस समय जमीन बचाने के लिए उसके नाम पर हिस्सेदारी दर्ज करवाई थी। रोहित ने गुस्से में कहा, तुमने हमें कभी बताया क्यों नहीं? अनामिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि बाबूजी ने कहा था कि यह घर की जमीन है, इसे परिवार के नाम पर ही रहने दो। मैंने कभी अपने हिस्से का दावा नहीं किया, लेकिन आज तुम लोग उस जमीन को बेचकर परिवार के एक सदस्य का भविष्य बनाने जा रहे हो और बाकी सबको बिना पूछे फैसला कर रहे हो, इसलिए मुझे अपना अधिकार याद दिलाना पड़ा। शारदा देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, बहू, तूने सच में अपने मायके के पैसे लगाए थे? अनामिका ने कहा, हाँ माँ, उस वक्त अगर मैं पैसे नहीं देती तो बाबूजी की जमीन चली जाती। उन्होंने मुझे बेटी मानकर कागज में मेरा नाम जोड़ दिया था, लेकिन मैंने कभी किसी को बताया नहीं। रोहित कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी अनामिका ने एक और कागज निकाला, लेकिन मैं जमीन बेचने के लिए अपना हिस्सा मांगने नहीं आई हूँ। सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने कहा, मैं जमीन बेचने के खिलाफ भी नहीं हूँ, अगर उसका सही इस्तेमाल हो, लेकिन पूरा खेत बेचकर पैसे खर्च देना बाबूजी के सपने के खिलाफ होगा। उन्होंने मरने से पहले मुझसे कहा था कि इस खेत को सिर्फ जमीन मत समझना। उन्होंने कहा था कि अगर कभी
मेरे बच्चे बेरोजगार हो तो इसी जमीन से उन्हें सहारा देना, लेकिन जमीन को खत्म मत करना। रोहित की आंखें भर आई। उसे याद आया कि पिता ने सच में कई बार यही बात कही थी, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया था। अनामिका ने आगे कहा, इसलिए मैंने एक रास्ता निकाला है। खेत का सिर्फ एक हिस्सा बेचेंगे, उससे रोहित के छोटे भाई का कारोबार शुरू होगा। बाकी जमीन पर हम सब मिलकर आधुनिक खेती करेंगे। मैंने पिछले 6 महीनों में कृषि विभाग से बात की है। अगर हम सब साथ दें तो इसी खेत से हर साल इतनी आमदनी हो सकती है कि किसी को जमीन बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शारदा देवी अवाक होकर उसे देखती रह गई। उन्होंने पूछा, तूने यह सब कब किया? अनामिका मुस्कुराई और बोली, जब आप सब मुझे सिर्फ घर का काम करने वाली बहू समझ रहे थे, तब मैं चुपचाप बाबूजी के सपने को समझने की कोशिश कर रही थी। छोटा देवर, जो अब तक चुप था, अचानक अनामिका के पैरों के पास बैठ गया और बोला, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सोच रहा था कि आप मेरे हिस्से की जमीन रोक रही हैं। मुझे नहीं पता था कि आप मेरा हिस्सा बचाने की कोशिश कर रही थी। रोहित की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने अनामिका का हाथ पकड़कर कहा, मुझे हमेशा लगता था कि घर के फैसले पुरुष को लेने चाहिए। आज समझ आया कि घर चलाने वाला इंसान जरूरी नहीं कि सबसे ऊंची आवाज में बोलने वाला ही हो। तुमने बिना किसी लालच के हमारे परिवार की जमीन बचाई, और मैं तुम्हें ही पराया समझता रहा। शारदा देवी ने सबके सामने अनामिका को गले लगा लिया। बहू नहीं, बेटी है तू। तेरे ससुर ने तुझे पहचान लिया था, लेकिन हम सबको समझने में 6 साल लग गए। अनामिका की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ, मुझे जमीन नहीं चाहिए। मुझे बस इतना चाहिए कि इस घर में किसी फैसले से पहले यह मत सोचिए कि मैं बहू हूँ। सोचिए कि मैं भी इसी परिवार का हिस्सा हूँ। उस दिन जमीन नहीं बिकी, खेत का छोटा हिस्सा ही कारोबार के लिए इस्तेमाल किया गया, और बाकी जमीन पर परिवार ने मिलकर खेती शुरू की। कुछ सालों में वही खेत पूरे परिवार की सबसे बड़ी आमदनी का साधन बन गया। रोहित का भाई अपना कारोबार चलाने लगा, और शारदा देवी अक्सर गांव के खेत की मेड़ पर बैठकर कहा करती, अगर उस दिन मैंने अपनी बहू की बात नहीं सुनी होती तो हम अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो देते। अनामिका मुस्कुराकर कहती, जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती माँ, उसमें पीढ़ियों की मेहनत और यादें जुड़ी होती हैं। उसे बेचने से पहले यह जरूर सोचना चाहिए कि हम पैसे कमा रहे हैं या अपना भविष्य बेच रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि घर में किसी की बात सिर्फ इसलिए छोटी नहीं हो जाती क्योंकि वह बहू है। कई बार जिसे परिवार सबसे कम महत्व देता है, वही मुश्किल वक्त में पूरे परिवार को टूटने से बचा लेता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।